हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट हीटिंग कर्व। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है या फिर लिक्विड से क्या होता है गैस में कन्वर्ट करते हो, तो हर एक प्रोसेस का सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में क्या बोला जाता है और फिर क्या होता है लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में क्या बोलते हो। तो हर एक कन्वर्जन और कन्वर्जन में कब लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगाना है और कब क्या होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे लेटेंट हीट एक दूसरा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कब लगता है जब टेम्परेचर राइज कर रहे हो, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला तब लगता है जब फेज चेंज कर रहे हो। तो दो चेंजेस करते हो, या तो आप फेज चेंज कर रहे होगे या तो क्या होता है टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। अगर फेज चेंज करते हो तो याद रखें यहाँ पे इन केस ऑफ फेज चेंज, इन केस ऑफ फेज चेंज, दोबारा से बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ फेज चेंज Q इज इक्वल टू ml लगता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगता है। और इन केस ऑफ टेम्परेचर चेंज Q इज इक्वल टू क्या लगेगा ms डेल्टा T, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है। अब ये ग्राफ आया कैसे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आपको बताऊँ, एक मैं सिंपल से एग्जाम्पल लेता, उसी से ये पूरा चीज एक्सप्लेन हो सकता है। मान लो कोई सॉलिड है, ठीक है, क्या होता है एक सॉलिड है, सॉलिड क्या आइस है, ठीक है। अब आइस को अगर हीट करोगे तो पहले क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले तो आइस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये याद रखना, इसको चेन बोलते हैं। पूरा देखना कि किस तरीके से हीट देने पे चेन कैसे फॉलो करता है। अगर पहले आइस को जो कि -20 डिग्री पे है हमें टेम्परेचर दिया, मतलब क्या हीट दिया, तो टेम्परेचर राइज करके कितने पे आ जाएगा 0 तक। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा और अभी भी आइस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी टेम्परेचर देते जा रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो या हीट दे रहे हो, सॉरी हीट। अगर फिर भी हीट देते जा रहे हो तो आइस क्या होता है इस बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे आइस कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे वाटर में, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आइस से आइस, फिर क्या होता है आइस से वाटर, और वाटर के बाद अगर देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर अगेन क्या होता है यहाँ पे वाटर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा यहाँ पे वाटर। लेकिन वाटर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। फिर आप सोचो यहाँ पे वाटर से और फर्दर हीट दे रहे हो तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब वेपर से किस में कन्वर्ट होगा, तो याद रखना है अगर वेपर ये आ जाता है ना, तो इसके बाद चाहे जितना भी हीट दो, चाहे जितना भी हीट दो, वेपर ही रहेगा। बस इसका टेम्परेचर क्या होता है इसके बाद बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होता है कि अगर वेपर एक बार बना, फॉर्म हो गया वेपर कंप्लीटली, तो इसके बाद क्या होता है आप हीट क्या करोगे, यहाँ पे हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आइस से आइस में देखो टेम्परेचर का चेंज है कि नहीं, तो कहने का मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर तो आ रहा है, लेकिन फेज क्या है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट। फेज क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। इसी तरीके से आइस से वाटर पे आए तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है 0, 0 - 0 आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे फेज का चेंज आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे इस प्रोसेस में फेज चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इस प्रोसेस में देखो क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे याद रखना डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। कितना आएगा टेम्परेचर का चेंज, तो याद रखना यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 माइनस क्या होता है यहाँ पे 0, तो कितना बचेगा 100। अब यहाँ पे क्या होगा फेज कांस्टेंट, फेज क्या होगा कांस्टेंट, फेज क्या होगा कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना, फेज क्या होगा कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट था फेज, यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर, फेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है। ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे फेज चेंज। अब फेज तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो टेम्परेचर का चेंज क्या होगा 0। तो कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये जो मैंने बताया
सिर्फ आइस से वेपर में कैसे कन्वर्ट किया, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्जांपल आप आइस का लो, कोई भी सॉलिड ले सकते हो। सॉलिड को हीटअप करोगे, पहले उसका टेम्परेचर राइज करेगा, तब तक राइज करेगा जब तक क्या होता है वो एक मैक्सिमम लिमिट तक ना आ जाए, या एक ऐसे टेम्परेचर पे ना आ जाए जिसमें मेल्ट होना स्टार्ट होना है उसको। जैसे आइस की बात करूँ तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0। ऐसे हर एक मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फिर आइस से क्या होता है, वाटर में कन्वर्जन। बात समझ आ रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, मतलब हीट देने पे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताओ ये जो ग्राफ बना है कुछ अलग तरीके से नहीं है, बस ये होता है कि मान लो यहाँ पे सॉलिड, कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसपे सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, किस पे है, 0 डिग्री। आइस तो -20 से लिया था, हो सकता है कोई सॉलिड ऐसा भी हो जो क्या होता है यहाँ पे 0 पे सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और 20 पे आके क्या होता है यहाँ पे 20 पे भी सॉलिड है, लेकिन क्या इसके बाद मतलब फिर 20 पे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अभी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड आ गया। अब यहाँ से मान लो यहाँ पे 220 तक ये क्या होता है यहाँ पे लिक्विड ही रहता है, लेकिन 220 के बाद ये क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गैस में। तो अभी भी टेम्परेचर 220, और इसके बाद फिर चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाओ। तो समझना इसी टाइप का यहाँ पे ये एग्जांपल है, टाइम वर्सेस ये ग्राफ हीटिंग कर्व का मतलब क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। ये टेम्परेचर वर्सेस क्या होता है टाइम का ग्राफ है, और इसमें ये समझना चाहिए आपको कि सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने मटेरियल को दिया तो 0 पे था कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट देते गए, तो हीट देने पे याद रखना यहाँ पे यू नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे ms डेल्टा टी। समझ में आ रहा है ना। अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू बढ़ाओगे तो टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर का चेंज आएगा और टेम्परेचर रेज करेगा। तो ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो टाइम के साथ देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ अगर देखा जाए ये चीज, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर अभी 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ आते आते इस पॉइंट ए पे आए तो कितना हो गया T1। फिर यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये देखो कांस्टेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे कन्वर्जन क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कांस्टेंट होने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो अच्छे से, मैंने 20 डिग्री अगर मान लो T1 का वैल्यू 20 लूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद फिर इसके फर्दर अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया मतलब हीट देते गए तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ के कितने पे आ गया, T2 पे। फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है अगेन कांस्टेंट क्यों होता है, तो यहाँ पे गैस वाला एकदम से प्रोसेस या फंडा समझा दिया, यहाँ से भी समझ सकते हो। बस उसके लिए क्या होता है, अगर उसके लिए ग्राफ बनाता तो नेगेटिव से शुरू होता है, इतना फर्क होता है। इसके बाद फिर फर्दर हीट देते जा रहे हो तो क्या होता है, ये ग्राफ फिर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, अभी और ये मान लो ओरिजिन है, O है, O to A मटेरियल का फेज कैसा होगा, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे सॉलिड। मटेरियल का फेज कैसा होगा यहाँ पे सॉलिड। बात समझ आ रही है ना। यहाँ से यहाँ तक सॉलिड, देखो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों आएगा, सॉलिड भी आएगा और साथ साथ क्या होता है यहाँ पे लिक्विड भी आएगा। क्योंकि आपको बताऊँ कभी भी जैसे अगर आइस भी है, पास में आ रहे हैं, ये आइस का एक टुकड़ा होता है, ये पहले जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो एक सडनली मेल्ट नहीं होता है, धीरे धीरे मेल्ट होता है। तो यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही इंस्टेंट पे पूरा क्या होता है मेल्ट हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जाएंगे। हो सकता है इतना पार्ट क्या होता है यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, बाकी क्या होता है सॉलिड में। और टाइम बढ़ा तो ये क्या होता है यहाँ पे और कन्वर्जन हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे आते आते ध्यान देना यहाँ पे, ये फिर वापस से पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना यहाँ पे B टू C क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म रहेगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड क्यों रहेगा, तो यहाँ पे सोचो
यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है कि नहीं। अब इसके बाद टेम्परेचर T2 आ गया, फिर वापस से कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो कांस्टेंट हो गया कि नहीं। ये लाइन अगर स्ट्रेट है, ध्यान देना, ये लाइन अगर स्ट्रेट है तो समझो कांस्टेंट है टेम्परेचर। अगर लाइन ऐसे आ रही है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिक्विड और प्लस क्या होता है यहाँ पे, गैस। अब इस पॉइंट पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे पूरी तरीके से लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम के साथ ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा और ये फिर चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाओ हमेशा फेज क्या रहेगा यहाँ पे, गैस का। यही पूरा एनालिसिस हमें करना है यहाँ पे कि ये चीज़ जो हमने पूरा ग्राफ बनाया है इसमें कहाँ पे लिक्विड, कहाँ पे गैस होता है और कहाँ पे सॉलिड होता है। तो फिर समझाता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में सॉलिड था, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है ना, सॉलिड 0 से कुछ टेम्परेचर तक। फिर और ये याद रखना, ये वो सर्टेन पॉइंट है जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, याद रखना है, लिक्विड में। अब धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ आते आते सिर्फ लिक्विड बचेगा। समझ आ रहा है क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे T1 ही है लेकिन टाइम पूरी तरीके से मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये क्या होता है, लिक्विड अपना क्या करेगा, यहाँ पे मतलब हीट देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो बस यही चीज़ है, इस ग्राफ पे कुछ अलग नहीं है, बस इतना समझना था कि सॉलिड कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे सॉलिड और लिक्विड रहेगा, फिर लिक्विड और फिर लिक्विड गैस और फिर क्या होता है यहाँ पे गैस। कोई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं ग्राफ में कि इस पॉइंट पे क्या रहेगा, तो आंसर क्या होता है सॉलिड। इस पॉइंट पे कंप्लीटली लिक्विड, यहाँ पे हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड, यहाँ पे ज़्यादा सॉलिड रहेगा कम लिक्विड रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड रहेगा कम सॉलिड रहेगा, यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड रहेगा, यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों, यहाँ पे कंप्लीटली गैस, यहाँ पे कंप्लीटली गैस, यहाँ पे कंप्लीटली गैस। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई ग्राफ आप लेते हो तो ये भी ध्यान देना है, अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के बारे में एक सबसे मेन पॉइंट है, जो मेन फैक्ट है वो समझा देता हूँ यहाँ पे कि ग्राफ का रेशियो जो स्लोप बोलते हो, और यहाँ पे स्लोप क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम है, क्योंकि टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना है। तो यहाँ पे ये स्लोप जो आएगा, बात समझ आ रहा है, ये बहुत कमाल का है यहाँ पे स्लोप, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी बाई क्या होता है यहाँ पे, ये क्या, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये क्या आएगा यहाँ पे स्लोप। अब ये स्लोप क्या प्रूव करता है, तो यहाँ पे स्लोप देखो अल्फा बीटा गामा, 3 चीजें मैंने ली है स्लोप में, बस समझ रहे। पहले इतना नोट करो फिर अबाउट टू स्लोप डिस्कस करता हूँ। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा में बात करूँ मैं, तो अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा बीटा से, बीटा का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है यहाँ पे गामा से। अब इसका रीजन सुनना, आप मुझे बताओ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा हीट देना होगा या लिक्विड से क्या होता है यहाँ पे गैस में कन्वर्जन में ज़्यादा हीट लगता है। तो आंसर क्या होता है, सॉलिड को ज़्यादा हीट चाहिए, सॉलिड को हीट ज़्यादा चाहिए, सॉलिड को हीट ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो दो पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दोगे कि नहीं, ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा राइज करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो कम टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्लोप क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होता है। अब इससे बीटा क्यों कम है, तो इसका रीजन क्या होता है, लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड में थोड़ा से पार्टिकल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और समझ आ रहा है किसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे या मॉलिक्यूल आप बोलो, तो ये किसके कंपेयर में, सॉलिड के। तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में देखा जाए तो मॉलिक्यूल थोड़ा से दूर दूर होते हैं। अब इनको डी अटैच करना, इनको अलग करना, कम यहाँ पे कम भी हीट दिया तब भी यहाँ पे इनको कम अलग किया जा सकता है। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने कम हीट सप्लाई किया फिर भी यहाँ पे इनको अलग किया जा सकता है। तो ये इन केस ऑफ लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पे इसका बीटा का वैल्यू कम होगा।
देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा भी टेम्परेचर राइज कर दिया तब भी क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल जो होंगे या मॉलिक्यूल जो होंगे वो दूर दूर चले जाते हैं। गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, किसके कंपेयर में, लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में। इसको अगर टेम्परेचर देखा जाए, हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर सिर्फ रेज होता चला जाएगा और ये आसानी से क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई गामा ये और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा स्लोप, और गामा का वैल्यू और कम होता है। तो याद रखें यहाँ पे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे गामा। नोट करना है ये भी, ध्यान देना बच्चे। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एक मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या होता है लिक्विड, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या होगा सॉलिड। कब किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है और क्या होता है सॉलिड का कम होता है। अब इसका रीजन समझना क्यों होता है ऐसा, तो यू नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एम एस डेल्टा टी। अगर दोनों साइड मैं क्या करूँ यहाँ पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दूँ, बात समझ आ रही है। ये चीज़ ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कि ये डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ये टाइम की बात कर रहा है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे एम एस और ये डेल्टा टी बाई क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एम एस और ये क्या आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर रेट ऑफ हीट कांस्टेंट रखा, समझो यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे एक वेसल है और बर्नर से इसको हीट दे रहे हो, बर्नर से क्या होता है यहाँ पे हीट दे रहे हो, तो अगर रेट ऑफ हीट कांस्टेंट रखा, रेट ऑफ हीट कांस्टेंट रखा, बात समझ आ रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ और मास भी इसका कांस्टेंट लिया है। ध्यान देना यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली, अगर ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो क्या मैं यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज, अगर देखा जाए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे एस। एस क्यों आ रहा है, तो कारण क्या होता है यहाँ पे कि दो चीजें कांस्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपके माइंड में ये सवाल उठेगा कि भाई अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अल्फा बीटा और गामा से कैसे डिसाइड किया। तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो लिखा था ना स्लोप, स्लोप का मतलब याद रखना टेन, और टेन में चाहे टेन अल्फा बोलो चाहे बीटा बोलो चाहे टेन गामा बोलो, बात समझ आ रहा है। फिर टेन, और याद रखना टेन स्मॉल वैल्यू होते हैं तो टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट अपन मान सकते हैं अल्फा के बराबर, बात समझ आ रहा है ना। तो याद रखना ये टेन का वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो लिखा है चाहे टेन अल्फा इज ग्रेटर देन टेन बीटा इज ग्रेटर देन टेन गामा भी बोल सकते थे अपन। अब उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो सॉलिड का क्या है स्लोप ज़्यादा है, मतलब क्या होता है स्लोप का मतलब सॉलिड का ये पार्ट ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज हो, अगर ये पार्ट सॉलिड का ज़्यादा होगा, ये चीज़ अगर ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा कम, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा यहाँ पे कम, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर जस्ट उल्टा हो गया। बात समझ आ रही है ना, नोट करना है इसे।